ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 4 पार्ट 15 प्रजातंत्र की सफलता के लिए हम यह करें। प्रजातंत्र की सफलता का आधार मतदाता की देशभक्ति और दूरदर्शिता पर निर्भर रहता है। यह तत्व जनमानस में जितने अधिक विकसित होंगे, उसी अनुपात से वे शासन तंत्र संभालने के लिए अधिक उपयुक्त व्यक्ति चुनने में सफल हो सकेंगे। श्रेष्ठ व्यक्तित्व ही किसी महत्वपूर्ण काम को ठीक तरह संभालने में समर्थ हो सकते हैं। अधिक सही, अधिक योग्य और अधिक सुयोग्य हाथ में शासन तंत्र रहें तो प्रजाजन उस सरकार के अंतर्गत सुख, शांति और प्रगति का लाभ प्राप्त करेंगे। इसके विपरीत यदि अवांछनीय तत्वों ने शासन पर कब्जा कर लिया तो वे उसका उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, अपने गुट के लिए करेंगे और उस दुरुपयोग के कारण जो अवांछनीय श्रृंखला बढ़ेगी, उसकी चपेट में सरकारी कर्मचारी भी आवेंगे। उनका स्तर भी गिरेगा और उस गिरावट का अंतिम दुष्परिणाम जनता को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए जहां भी प्रजातंत्र शासन हो, वहां सबसे प्रथम आवश्यकता यह बात की पड़ती है कि वहां का वोटर इतना सुयोग्य बन जाए कि अपने वोट का राष्ट्र के भविष्य को बनाने बिगाड़ने की चाबी के रूप में, राष्ट्रीय पवित्र धरोहर के रूप में केवल उचित आधार पर ही उपयोग करें। दुर्भाग्यवश अपने देश में ऐसा न हो सका। यहाँ निरक्षरता का साम्राज्य है। केवल 23% पढ़े लिखे लोग हैं। इनमें से अधिकांश ऐसा है जो अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना ही लिखना, पढ़ना याद रखते हैं। विचारशीलता बढ़ाने या व्यक्ति समाज की समस्याएं सोचने, सुलझाने वाला साहित्य पढ़ने की न उन्हें रुचि होती है, न वैसी सामग्री मिलती है। हिसाब किताब, चिट्ठी, नौकरी, धंधा भर के लिए लोग पढ़ने लिखने की आवश्यकता समझते हैं। उसके बाद पढ़ना हुआ तो घटिया मनोरंजन करने वाली पुस्तकें या पत्रिकाएं जो आसानी से मिल जाती हैं, पढ़ ली। इससे आगे की दिशा निर्धारण करने वाला साहित्य तो इन पढ़े लिखों में से 3/4 को नहीं मिलता, फिर अशिक्षितों को उसकी सुविधा कैसे मिले? जनता की विचार शक्ति बढ़ाने के लिए शिक्षा की, विशेषतः प्रौढ़ शिक्षा की भारी आवश्यकता थी। सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर यदि इस आवश्यकता को प्राथमिकता दी गई होती तो निसंदेह अपने देश की शिक्षा स्थिति बहुत संभल गई होती। हर जगह प्रेरणाप्रद पुस्तकालय रहे होते और उनका संचालन लोक रुचि जगाने और मोड़ने वाले लोक सेवी कर रहे होते तो इन 22 सालों में अपनी जनता की मनोभूमि बहुत ऊंची उठ गई होती और वोट की महत्ता एवं उसकी उपयोगिता और प्रयोग करते समय दूरदर्शिता से काम ले सकने की योग्यता उसमें विकसित हो गई होती। ऐसी दशा में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि एक से एक ऊंचे स्तर के शासन तंत्र को संभालते और उनके पूर्ण प्रयत्नों द्वारा देश में सुराज्य के मंगलमय दृश्य देखने को मिल रहे होते। आज
चुनाव जीतना एक विशेष कला के अंतर्गत आता है। नासमझ लोगों को बहकाने के लिए जो हथकंडे काम में लाए जा सकते हैं, उन्हें ही चुनाव जीतने के लिए आमतौर से प्रयुक्त किया जाता है। जाति बिरादरी वाली संकीर्णता की बात पिछले आर्य समाजी और कांग्रेसी आंदोलनों ने काफी हल्की कर दी थी, पर जब से चुनाव हथकंडे सामने आए हैं, इस विष को फैलाकर आसमान पर चढ़ा दिया गया है। सच्चाई यह है कि अब चुनाव बिरादरीवाद के विद्वेष को भड़काकर लड़े और जीते जाते हैं। बाहर से कोई सिद्धांतवाद की लंबी चौड़ी बातें भले ही करता फिरे, चुनाव जीतने के बाबत जातिवाद को भीतर ही भीतर खूब भड़काया जाता है। बहुसंख्यक वाली जाति से उसका उम्मीदवार अपनों को वोट देने की बात कहता है और दूसरी बिरादरी को वोट न जाए, इसलिए उनकी ओर से अपने लोगों को कटु वचन कहने या चुनौती देने की मनगढ़ंत अफवाहें फैलाता है। इसी विषाक्त वातावरण में चुनाव लड़े जाते हैं और बिरादरीवाद को उत्तेजित और संगठित कर लेने वाले बाजी मार ले जाते हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करते समय इस बिरादरी स्थिति को ही ध्यान में रखकर आमतौर से उम्मीदवार खड़े करते हैं। इस प्रवृत्ति को भड़काकर योग्यता और उत्तमता की दृष्टि ही नष्ट कर दी गई। अपनी बिरादरी वाले को जीतने के उन्माद का लाभ केवल हथकंडेबाज और तिकड़मी लोग ही उठा पाते हैं और जीत जाने पर अपना उल्लू सीधा करने की तरकीबें भिड़ाने में लग जाते हैं। चुनाव के दिनों सिद्धांतों की बात तो सिर्फ ऊपर ऊपर से कही सुनी जाती है। वस्तुतः वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए उस क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों पर डोरे डाले जाते हैं और उन्हें तरह तरह के हाथों हाथ या विश्वासों के प्रलोभन देकर अपनी गिरोहबंदी में शामिल किया जाता है। वे अपने प्रभाव परिचय का उपयोग भोले भाले लोगों से वोट प्राप्त करने में करते हैं और सहज ही वे बहकाए हुए किसी के पीछे चलकर किसी को भी वोट दे आते हैं और कोई भी जीत जाता है। वोट के दिनों वोटरों को सवारी, भोजन, चाय, पानी, नकदी, खुशामद आदि के रूप में कई तरह के छोटे बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं। सब नहीं तो उनके अगुआ इन सुविधाओं को थोड़े समय के लिए ही सही प्राप्त करके अपना मान बढ़ा समझ लेते हैं। वोटरों में न तो स्वयं की इतनी चेतना विकसित हुई होती है कि राष्ट्र के भाग्य भविष्य का निर्माण कर सकने वाले सुयोग्य व्यक्ति को ही वोट देकर अपना कर्तव्य पालन करें, और न उनकी इस प्रकार की योग्यता विकसित करने के लिए कोई संगठित प्रयत्न किए जाते हैं। तत्काल भड़काने वाली कुछ स्थानीय या सामयिक चर्चाएं ही वोटरों का विचार बनाती मोड़ती हैं। इन हथकंडों के साथ गिरोहबंदी जोड़ तोड़ कर दौड़ धूप करना हर किसी का काम नहीं है। इसमें खर्च भी बहुत पड़ता है। उसे कोई लोक सेवक निस्पृह व्यक्ति कैसे जुटा पाए। जीतते वो लोग हैं जो चुनाव में अंधाधुंध पैसा इस ख्याल से खर्च करते हैं कि जीतने पर ब्याज समेत वसूल कर लेंगे। जिन्होंने यह सोचकर पैसा और समय खर्च किया है, वे जीतने पर यदि कुछ लाभ कमाना चाहें तो इसमें बेजा भी क्या है। यह निश्चित है कि जिसके सहयोग से अनुचित स्वार्थ सिद्ध किया गया है, उनको भी
वैसा ही लाभ उठाने की छूट मिलेगी। इस प्रकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की श्रृंखला का सिलसिला बंध जाएगा। जनता उस चक्की के पाटों के बीच पीसती कराहती रहेगी। सभी वोटर ऐसे होते हैं या सभी चुनाव जीतने वाले ओछे तरीके ही अपनाते हैं, यह नहीं कहा जा रहा। सज्जनता का बीज नाश कभी नहीं होता, इसलिए अपने चुनावों में भी बहुत जगह बहुत लोग सही तरीके अपनाते और जीतते देखे जाते हैं, पर वे अपवाद ही है। अधिकतर ऐसी ही भेड़िया घसान चल रही हैं, जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है। उसका प्रधान कारण भारतीय जनता को प्रबुद्धि और प्रगल्भ बनाने की दिशा में बरती गई उपेक्षा ही है। जब तक इस आवश्यकता को पूरा न किया जाएगा, जनमानस को राजनीतिक उत्तरदायित्व संभालने के प्रथम प्रजातांत्रिक कर्तव्य मतदान का महत्व और दूरगामी परिणाम विदित न होगा, तब तक स्थिति के सुधरने की आशा नहीं की जा सकती। प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड जैसे प्रबुद्ध नागरिकों के देश में ही सही तरह सफल हो सकता है। जनता का स्तर यदि घटिया है तो घटिया लोग ही चुने जाएंगे और इनके द्वारा चलाया हुआ शासन स्वराज्य कहला सकता है, पर उसके द्वारा सुराज्य की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। इस कठिनाई को हल करने का स्थिर उपाय तो यही है कि जनता को साक्षर, शिक्षित, प्रबुद्ध एवं दूरदर्शी बनाने के लिए युग निर्माण योजना द्वारा संचालित जनमानस परिष्कार अभियान को अधिकाधिक समर्थ और सफल बनाने में पूरा जोर लगाया जाए। जनता जितनी दूरदर्शी, देशभक्त, कर्तव्यनिष्ठ और नागरिक कर्तव्यों को ठीक तरह पालन कर सकने में समर्थ बनती जाएगी, उतना ही वोट का सदुपयोग होगा और सही व्यक्ति सही ढंग से शासन तंत्र चलाने के लिए नियुक्त किए जा सकेंगे। जब तक जनमानस का स्तर गिरा हुआ रहेगा, जब तक उसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भी उसी स्तर के रहेंगे, दल बदल, पदलोलुपता, भाई भतीजावाद, पक्षपात, स्वार्थ साधन, भ्रष्टाचार की अनेक शिकायत हमें अपने शासन संचालकों से रहती हैं। उसका मूल दोष जनता की अपरिपक्व मनःस्थिति को ही दिया जा सकता है। जब तक उसमें सुधार परिष्कार न होगा, शासन तंत्र अनुपयुक्त व्यक्तियों के हाथ में ही बना रहेगा। जैसा दूध होगा, मलाई भी उसी स्वाद की बनेगी। जनता का स्तर ही चुनाव में विजयी होकर आता है। यह सिद्धांत विश्वव्यापी है। भारतवर्ष का ही नहीं, जहां भी प्रजातंत्र है वहां यही सिद्धांत लागू होंगे। अस्तु, दोष न वोटर का है न चुनाव जीतने वालों का। पिछड़ेपन की परिस्थिति ही ऐसी है जिसमें जनता से अधिक ऊंचे स्तर का शासन मिल सकना संभव ही नहीं हो सकता। इस स्थिति में आपत्तिकालीन स्थिति की तरह एक सामयिक उपाय दूसरा भी है कि वोट देने का तरीका प्रत्यक्ष न रखकर अप्रत्यक्ष कर दिया जाए। इसमें वोटरों को बरगलाने का खतरा कम और विवेक से काम लेने का अवसर अधिक है। आरंभ ग्राम पंचायतों से किया जाए। वहां भी वोट डालने का तरीका ऐसा हो जिसमें दूसरे किसी को पता भी न चलने पाए कि किसे वोट दिया गया। चुनाव 2/3 पर सफल माना जाए। आजकल आधे वोट मिलने पर चुनाव जीतने का जो कायदा है उसे बढ़ाकर 2/3 कर दिया जाए। इससे लोकप्रिय ही
चुने जा सकेंगे। प्रयत्न सर्वसम्मत चुनाव का किया जाए। यह भी हो सकता है कि एक बार प्राथमिक परीक्षण, दूसरी बार अंतिम चुनाव। प्राथमिक परीक्षण में कितने ही लोग खड़े हो सकते हैं, उस चुनाव में लोकप्रियता का पता चल जाएगा। इनमें जिनके सबसे अधिक वोट हों, ऐसे 2 प्रतिद्वंदी ही अंतिम चुनाव में खड़े रहें और उनमें से जिसे 2/3 वोट मिले उसी को सफल घोषित किया जाए। अच्छा तरीका यह है कि दोनों में से विवेकशीलता, चरित्र और सेवा की दृष्टि से जिसका पिछला स्तर ऊंचा रहा हो, उस एक को ही सर्वसम्मति से चुना जाए। इससे चुनाव के कारण जो कटुता उत्पन्न होती है, उससे बचा जा सकेगा। ग्राम पंचायत चुनाव में चुने हुए लोग क्षेत्र पंचायत वाले जिला पंचायत का, जिला पंचायत वाले प्रांत पंचायत का और प्रांत पंचायत वाले देश पंचायत का चुनाव कर लिया करें। इससे यह लाभ होगा कि अधिक ऊंची पंचायत के लिए अधिक उत्तरदायी और अधिक योग्य वोटर रहेंगे और उनसे अधिक विवेकशीलता और जिम्मेदारी की आशा की जा सकती है। यह तरीका आज के सीधे चुनाव के तरीके की अपेक्षा भारत जैसे पिछड़े देश के लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। राष्ट्रपति का चुनाव ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि करें ताकि किसी एक पार्टी के वोटों पर निर्भर वह न रहे। बहुमत पार्टी का चुना राष्ट्रपति उसी का पक्षपात करें, यह आशंका बनी रहेगी। जबकि संविधान की रक्षा के लिए पूर्ण निष्पक्ष राष्ट्रपति की आवश्यकता है। अपने यहाँ अमेरिका के ढंग से चुना राष्ट्रपति होना चाहिए और उसके अधिकार भी सार्थक होने चाहिए। मात्र बहुमत पार्टी का समर्थक या प्रवक्ता राष्ट्रपति रहें तो शासन में निरंकुशता बढ़ेगी। चुनाव में खड़े होने के लिए हर वोटर की कुछ योग्यता निर्धारित होनी चाहिए, जिसमें शिक्षा, चरित्र और सेवा, इन तीनों को आधार बनाया जाए। जैसे जैसे चुनाव का स्तर ऊंचा होता जाए, यह प्रतिबंध अधिक कड़े होते जाएं। धनिक एवं व्यवसायी वर्ग को क्रमशः चुने जाने में प्रतिबंधित किया जाता रहे, क्योंकि वे अपने निहित स्वार्थों के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर सकने में अधिक आगे तक बढ़ सकते हैं। सत्ता में जाने के बाद किसी ने अपने या अपने परिवार के लिए कितना धन कमाया और उसमें कुछ अनुचित कार्य तो नहीं था, इस बात की अधिक कड़ी निगरानी रखे जाने की व्यवस्था हो। इस प्रकार के प्रतिबंधों से चुने प्रतिनिधियों का स्तर अधिक ऊंचा रखा जा सकेगा। दल बदल करना हो तो इस्तीफा देकर नया चुनाव ही लड़ा जाना चाहिए। किसी जमाने में राजतंत्र का प्रभाव प्रजा की सुरक्षा तक सीमित था। बाहर के आक्रमणकारियों से युद्ध और भीतर के चोर, डाकू, दुष्ट, दुराचारियों को दंड, प्रायः इतना ही कर्तव्य राजा लोग निभाते थे। इन्हीं प्रयोजनों के लिए शस्त्र व सेना जुटाते रहते थे। उस सुरक्षात्मक शासन व्यवस्था का व्यय भार प्रजाजन टैक्सों के रूप में अदा करते थे। जनमानस को सुव्यवस्थित और लोक प्रवृत्तियों को परिष्कृत करने का काम धर्मतंत्र संभालता था। शिक्षा, चिकित्सा, लोक मंगल के व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों का संचालन संत मनुष्यों द्वारा संपन्न होता था। उनका व्यय भार जनता श्रद्धा सिक्त दान दक्षिणा के रूप में पूरा करती थी। राजकोष में
जो पैसा बच जाता था वह उन्हीं धर्म पुरोहितों को दे दिया जाता था। वे समय और आवश्यकता के अनुरूप जिन कार्यों में उचित समझते थे उस दान धन का उपयोग करते थे। उस पर कोई नियंत्रण प्रतिबंध इसलिए नहीं था कि दान के श्रद्धा सिक्त धन का श्रेष्ठतम उपयोग क्या किया जाए, किस तरह किया जाए। इसका सर्वोत्तम निर्णय वे धर्म पुरोहित स्वयं ही कर सकने में समर्थ थे। समय की गति ने धर्मतंत्र को दुर्बल कर दिया और निकम्मा भी। राजतंत्र की परिधि बढ़ती गई। अब शासन केवल सीमा सुरक्षा और अपराधियों को दंड देने तक सीमित नहीं रहा, उनका क्षेत्र बढ़ते बढ़ते जीवन के हर क्षेत्र और समाज के हर कार्य के साथ जुड़ता चला आ रहा है। शिक्षा का पूरी तरह निर्धारण और प्रबंध सरकार करती है। चिकित्सा, परिवहन, यातायात, डाक, तार, बैंक, बीमा, व्यवसाय, उत्पादन आदि पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण ही स्थापित है। कर नीति सरकार के हाथ में चली जाने से अब किसी भी व्यवसाय का बढ़ना घटना पूर्णतया सरकार की इच्छा पर निर्भर है। अन्न वस्त्र तक के लिए हमें सरकारी इच्छा का अनुसरण करना पड़ता है। धीरे धीरे यह नियंत्रण अधिक व्यापक होता चला जा रहा है और व्यक्ति तथा समाज की सभी गतिविधियों पर शासन की नीति का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब समस्त संपत्ति और सुविधा साधनों पर सरकारी नियंत्रण ही दिखाई देगा और व्यक्ति को यंत्र मशीन की तरह शासन की इच्छा पर गतिविधियां निर्धारित करनी पड़ेंगी। साम्यवाद ऐसी ही स्थिति का प्रतिपादन करता है। प्रजातंत्र हो या कोई और शासन तंत्र, अब सम्मान इसी और है। ऐसी दशा में सरकार का अधिक परिष्कृत होना आवश्यक है, अन्यथा उसमें घुसी हुई विकृतियां सारी प्रजा की गतिविधियां विकृत कर देंगी। राजनीति से कोई सीधा संबंध रखें या न रखें, पर उसे इतना ध्यान तो रखना ही होगा कि शासन का स्तर और स्वरूप भ्रष्ट न होने पावे। इससे कम सतर्क रखे बिना आज का नागरिक कर्तव्य पूरा नहीं होता। इस संदर्भ में हमें वोट का अधिकार बहुत ही सावधानी से बरतना चाहिए और हर समीपवर्ती को इस राष्ट्रीय अमानत का श्रेष्ठतम उपयोग पूरी समझदारी और दूरदर्शिता के साथ करने के लिए सजग करना चाहिए। चुनाव के समय बरती गई उपेक्षा, अन्य मनस्कता जन समाज के भाग्य भविष्य के साथ खिलवाड़ ही कही जाएगी। हमें चरित्रवान, आदर्शवादी, लोकसेवी और परिष्कृत दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों को ही वोट देना चाहिए। भ्रष्ट लोग चुनाव के समय जनसाधारण को प्रलोभन, बहकावे एवं भ्रांतियों से उलझाकर वोट ले जाते हैं और चुने जाने पर अपने स्वार्थों के लिए शासन तंत्र का दुरुपयोग करके ऐसी भ्रष्ट परंपराएं और रीति नीतियां चला देते हैं जिनका भारी दुष्परिणाम देश को भोगना पड़ता है। शासन के बढ़ते हुए क्षेत्र एवं प्रभाव को रोका नहीं जा सकता। आवश्यकता प्रजाजनों को इतना प्रशिक्षित रहने की है कि वे अपने वोट का मूल्य समझ सकें और बिना किसी प्रलोभन, बहकावे के उसका राष्ट्र हित में सर्वोत्तम उपयोग कर सके। यह सतर्कता न बरती जा सकी, वहां प्रजातंत्र अभिशाप ही बनकर रह जाएगा। भ्रष्ट और धूर्तों के हाथ शासन सौंप देने पर
अगणित दुष्प्रवृत्तियां पनपेगी और प्रजा को अनेक झाल जंजालों में फंसकर तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ेंगे। अस्तु, जिन्हें राजनीति से सीधा संबंध न हो उन्हें वोट और उसके सदुपयोग के संबंध में तो अधिकतम जागरूक रहना ही चाहिए। इन दिनों राष्ट्रीयकरण की चर्चा जोरों पर है। बैंक, बीमा, भूमि, परिवहन आदि कई बातों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है और कई के होने की तैयारी है। इस संदर्भ में सबसे अधिक आवश्यक राष्ट्रीयकरण उन साधनों का करने की जरूरत है जो लोकमानस को प्रभावित करते हैं। साहित्य, सिनेमा, चित्र आदि के अधिकार उन लोगों के हाथ से छीन लिए जाने चाहिए जो उनको भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। इन शक्तियों को केवल उन व्यक्तियों के नियंत्रण में दिया जाए जो उन्हें केवल लोक मंगल के लिए ही प्रस्तुत करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हों। प्रस्तावों द्वारा, प्रदर्शनों द्वारा, हस्ताक्षर आंदोलनों द्वारा, पत्र पत्रिकाओं द्वारा सरकार को यह बताया जाना चाहिए कि जनता लोकमानस को विकृत किए जाने वाले प्रयत्नों से क्षुब्ध है। चुनावों के समय हर उम्मीदवार से प्रतिज्ञा करानी चाहिए कि वह चुने जाने पर इस बौद्धिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शक्ति भर प्रयत्न करेगा। अपराधों को रोकने के लिए अभी और कड़े कानूनों की जरूरत है। हम देखते हैं 80% अपराधी कानूनी पकड़ से बच निकलने में सफल हो जाते हैं। पुलिस, अदालत, कानून और दंड की सारी प्रक्रिया ऐसी हो जो अपराधी को कानूनी पकड़ से न बचने दे और उसे ऐसा पाठ पढ़ाएं जो भविष्य में वैसा करने का साहस ही न कर सके। दूसरे लोग भी वैसा करने के लिए आतंकित हों। हमारी न्याय व्यवस्था बरतने, ढील छोड़ने या गुंजाइश रखने से अपराधी तत्वों के हौसले बढ़ते चले जाएंगे और सदाचरण की उपेक्षा बढ़ जाएगी। सरकार चाहे तो सत्प्रवृत्तियों के प्रति अधिक कठोर रुख अपनाकर अपराधों का विस्तार रोक सकती है। सज्जनता को सम्मानित और पुरस्कृत करके भी सत्प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। राजसत्ता जितने अंशों में लोकमानस को स्पर्श और प्रभावित करती हो, उतने अंशों में उसे सुधारात्मक रुख अपनाने के लिए अधिकाधिक प्रेरित, प्रभावित और विवश किया जाना चाहिए। पार्ट 15 समाप्त।